आजकल एक फिल्म ट्रेंड में है धुरंधर। कुछ लोग इसे बोल्ड कह रहे हैं, कुछ इसे खतरनाक बता रहे हैं और बहुत लोग एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा। इसलिए नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। लेकिन सवाल ये है, क्या सच बोलना प्रोपेगेंडा है या फिर हम सच सुनने की आदत ही खो चुके हैं? जनाब, जिहाद इस्लामी हुकूमत का फर्ज है। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। क्योंकि जब भी कोई फिल्म सीधे नाम लेती है, जब वह सिर्फ दर्द नहीं जिम्मेदारी भी दिखाती है, तो अचानक असहजता शुरू हो जाती है। क्रिटिक्स कहते हैं ये एक तरफा है, ये डर पैदा करती है, ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है। लेकिन वही क्रिटिक्स जब सालों तक ऐसी फिल्मों को न्यूएंस्ड कहते रहे, जहां हिंसा तो दिखाई गई लेकिन उसका स्रोत हमेशा धुंधला रखा गया, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो समस्या कहाँ है, फिल्म में या हमारे नैरेटिव में? क्योंकि सच ये है, दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच का सच न्यूज से नहीं समझती। श्री हफीज सैयद वह समझती है फिल्मों से, और जब फिल्मों में नाम गायब हो जाता है तो धीरे धीरे सच भी गायब हो जाता है। मध्य पूर्व, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और पश्चिमी देशों में भारत, पाकिस्तान या कश्मीर को समझने के लिए ज्यादातर लोग न तो भारतीय संसद की बहस देखते हैं, न पाकिस्तान की प्रेस ब्रीफिंग, वे फिल्में देखते हैं। इंडस्ट्री अनुमानों के अनुसार बॉलीवुड की वैश्विक पहुंच सैकड़ों मिलियन दर्शकों तक जाती है, और यही कारण है कि जहां जानकारी कम होती है, वहां कहानी सच बन जाती है। ये कोई सांस्कृतिक फुटनोट नहीं, नैरेटिव पावर है। इसी जगह पर एक बड़ा फर्क सामने आता है। हॉलीवुड अपनी कई मेनस्ट्रीम फिल्मों में क्या हुआ के साथ साथ किसने किया, कहां से हुआ और पीछे की संरचना क्या थी को स्पष्ट भाषा में कह देता है। दुश्मन, संगठन और जिम्मेदारी का नामकरण कहानी का हिस्सा होता है। वे सिर्फ हिंसा हुई नहीं कहते, वे बताते हैं हिंसा कहां से आई और किस तंत्र ने उसे संभव बनाया। इसके उलट बॉलीवुड अक्सर घटना दिखाता है, पीड़ा दिखाता है, लेकिन स्रोत को धुंधला रख देता है। और जब स्रोत धुंधला होता है तो नैरेटिव धीरे धीरे जिम्मेदारी से मुक्त होने लगता है। अब इस पैटर्न को स्टार पावर की भाषा में समझिए। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, ये सिर्फ सुपरस्टार नहीं, वैश्विक सांस्कृतिक संकेतक हैं। उनके बयान अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भारत की नैतिक स्थिति के रूप में पढ़े जाते हैं। यहाँ एक लगातार दिखने वाला ढांचा ये है कि घरेलू असहिष्णुता, भारतीय नीतियों या समाज की कमियों पर बयान अपेक्षाकृत सीधे और स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब बात 26/11 मुंबई, उरी, पुलवामा जैसी घटनाओं की आती है तो भाषा अचानक जनरल हो जाती है। हिंसा का कोई धर्म नहीं, दोनों तरफ निर्दोष मरते हैं, आतंकवाद की निंदा होनी चाहिए। ये वाक्य अपने आप में गलत नहीं है, समस्या ये है कि ये अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उसी समय कई तथ्य सार्वजनिक रिकॉर्ड में थे। कसाब की पहचान और बयान, डेविड हेडली की अमेरिकी अदालत में गवाही और लश्कर ए तैयबा / जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरोप और सूचियां। जब प्रभावशाली लोग बार बार आतंकवाद कहते हैं लेकिन किस नेटवर्क, किस संरचना का नाम लेने से बचते हैं, तो दुनिया धीरे धीरे मान लेती है कि नाम लेना जरूरी ही नहीं। और नैरेटिव वॉर में यही सबसे खतरनाक चीज है, जिम्मेदारी का धुंधलापन। यहीं से भाषा की राजनीति शुरू होती है। 26/11 कोई रहस्य नहीं था, उरी कोई संयोग नहीं था, पुलवामा कोई अचानक उग्र भीड़ नहीं थी। फिर भी सांस्कृतिक शब्दावली में बार बार नॉन स्टेट एक्टर्स, अननोन हैंडलर्स, रेडिकलाइज्ड यूथ जैसे फ्रेम हावी हो जाते हैं। यही वह शब्दावली है जिसे पाकिस्तान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पसंद करता रहा है। ये हमारी राजनीति नहीं, हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जब सिनेमा भी अनजाने में इसी अमूर्त भाषा को अपनाता है तो वह बिना खुले प्रचार के भी राज्य स्तरीय जवाबदेही को धुंधला कर देता है। और यही वह बिंदु है जहां संस्कृति कूटनीति से मिल जाती है। इसके बाद एक और शक्तिशाली मैकेनिज्म आता है जिसे खुले पक्षपात से भी ज्यादा असरदार माना जा सकता है, नैतिक समानता, जहां आक्रामक और पीड़ित को एक ही नैतिक तराजू पर रख दिया जाता है। कई फिल्में संघर्ष को राज्य प्रायोजित आतंक या प्रॉक्सी वॉर की जगह गलत फहमी, दोनों तरफ की पीड़ा,
या व्यक्तिगत बदले के फ्रेम में ले आती है। उदाहरण के तौर पर कुछ कहानियों में आतंकी चरित्र को अत्यधिक मानवीय बना दिया जाता है, जो कला की दृष्टि से संभव है, लेकिन साथ ही मूल प्रश्न गायब हो जाते हैं। ट्रेनिंग किसने दी? हथियार कहां से आए? नेटवर्क किसका था? इन सवालों के बिना आतंकवाद व्यक्तिगत त्रासदी बन जाता है, संरचनात्मक अपराध नहीं। मिशन कश्मीर / हैदर जैसे उदाहरणों पर अक्सर बहस इसीलिए होती है कि फोकस और संतुलन कहां टिकता है। राज्य की हिंसा का चित्रण विस्तृत, लेकिन पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद या तो धुंधला या हाशिए पर। और अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में इस फ्रेमिंग को ब्रेवरी और नुआंस का टैग भी मिल जाता है, क्योंकि वैश्विक सांस्कृतिक बाजार में भारत की आलोचना को अक्सर साहस माना जाता है और पाकिस्तान की भूमिका को असुविधा। टाइगर / पठान जैसी मेनस्ट्रीम स्पाई एंटरटेनमेंट में भी एक लोकप्रिय सुविधा दिखती है। रॉ और ISI को लगभग बराबर प्रोफेशनल सिस्टम की तरह दिखाना, आतंकवाद को रॉग एलिमेंट्स पर डाल देना, जबकि वास्तविक दुनिया में एक लोकतांत्रिक तंत्र और दूसरी तरफ लंबे समय से प्रॉक्सी आधारित आरोपों वाला सुरक्षा ढांचा। इन दोनों को पूरी तरह बराबर रख देना अक्सर संतुलन नहीं, जवाबदेही का क्षरण बन जाता है। और फिर नैरेटिव को वैधता कौन देता है? सिर्फ फिल्म नहीं, क्रिटिक क्लास, फेस्टिवल सर्किट और बौद्धिक माहौल, यही दोहरे मानदंड का आरोप पैदा होता है। और यही आपका सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे व्यक्तिगत गाली ग्लौज नहीं, पैटर्न के रूप में कहना जरूरी है। जब हैडर, पठान, टाइगर जैसी फिल्मों को नुआंस्ड, कॉम्प्लेक्स, ब्रेव कहकर सराहा जाता है, इवन अगर जवाबदेही धुंधली हो, और दूसरी तरफ कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी, धुरंधर जैसी फिल्मों पर बहुत जल्दी प्रोपेगेंडा / फियर मॉन्गरिंग / पॉलिटिकली मोटिवेटेड का ठप्पा लगा दिया जाता है। कई बार तथ्य बहस से पहले ही फैसला सुनाई देता है, तो क्रिएटिव स्पेस में एक अनकहा नियम बन जाता है। भारत पर सवाल बराबर कला, पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल बराबर खतरा। आपके संदर्भ में कुछ लोकप्रिय आलोचकों जैसे अनुपमा चोपड़ा, सुचित्रा त्यागी आदि पर लोग इसी कारण सेलेक्टिव नैरेटिव का आरोप लगाते हैं। और अगर इस हिस्से को YouTube सेफ रखना है तो इसे ऐसे फ्रेम करना बेहतर है। मैं किसी व्यक्ति की नीयत पर फैसला नहीं कर रहा, मैं बस यह दिखा रहा हूँ कि मुख्य धारा की समीक्षा भाषा में किन विषयों को नुआंस और किन विषयों को प्रोपेगेंडा कहने की प्रवृत्ति दिखती है और उसका असर इंडस्ट्री पर क्या पड़ता है। अब अगर यही संरचना फिल्मों, सेलिब्रिटी भाषा और आलोचकीय वैधता लंबे समय तक चलती रहे तो अगला कदम अपने आप आता है, सांस्कृतिक सामान्यीकरण। 2010 से 2016 के बीच कई पाकिस्तानी कलाकार भारतीय फिल्मों, टीवी शोज और रियलिटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखे। ये उसी व्यापक दौर में हुआ जब 26/11 के बाद की अंतर्राष्ट्रीय बहसें और सीमा पर तनाव भी मौजूद थे। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करता है। वैश्विक दर्शक नीतिगत दस्तावेज नहीं पढ़ते, वे स्क्रीन पढ़ते हैं। अगर कलाकार साथ काम कर रहे हैं, अगर मंच साझा हो रहा है, तो दुनिया के एक हिस्से को लगता है शायद हालात उतने बुरे नहीं, शायद सब नॉर्मल है। और यही पाकिस्तान को वह दे देता है जो वह कूटनीति से हासिल नहीं कर पाए, नैरेटिव में राहत और वैलिडेशन। यह कहना भी जरूरी है कि कलाकार नीति निर्माता नहीं होते और किसी व्यक्ति को आतंकवाद के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराना गलत है। लेकिन जब एक तरफ राज्य नेटवर्क पर आरोपों वाली हिंसा चलती रहे और दूसरी तरफ सांस्कृतिक सहयोग सब ठीक है का संकेत दे, तो जवाबदेही कमजोर पड़ती है और कहानी से नाम धीरे धीरे गायब होने लगता है। यही कारण है कि आज कई अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में कश्मीर अक्सर ह्यूमन राइट्स इशू के ताम के प्राथमिक फ्रेम में चला जाता है, जबकि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड बनकर पीछे सरक जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये वर्षों की सांस्कृतिक कंडीशनिंग का परिणाम है, जिसमें बार बार नाम हटता गया और अमूर्त भाषा बचती गई। और फिर जब कुछ फिल्में उस पैटर्न को तोड़ देती हैं, जब वे विचारधारा का नाम लेती हैं, हिंसा को संदर्भ से जोड़ती है, पीड़ितों को केंद्र में रखती है और अमूर्तता खत्म करती है, तो प्रतिक्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि नाम लेने से नैरेटिव आरामदायक नहीं रहता। आराम टूटता है तो पहला डिफेंस अक्सर प्रचार का लेबल होता है। यह भी सच है कि बॉलीवुड एक जैसा नहीं है। कुछ फिल्मों ने स्पष्ट जवाबदेही और स्रोत नामकरण भी किया है।
खासकर 2016 के बाद इस तरह के ट्रीटमेंट में बदलाव दिखता है, लेकिन बहस का मूल मुद्दा यही रहता है कि दशकों तक एक आदत बनी रही, आतंकवाद को दिखाना, पर उसका स्रोत धुंधला, और जब कोई आदत लंबे समय तक चलती है तो वह नॉर्म बन जाती है। अब सबसे कठिन और संवेदनशील सवाल, क्या कला स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ तथ्यों से दूरी नहीं होता। कला का काम है शक्ति से सवाल पूछना, व्यवस्था को चुनौती देना, पीड़ा को सामने लाना। पर कला का काम यह नहीं कि दस्तावेजीकृत वास्तविकताओं को धुंध में छुपा दे। यहाँ फर्क समझिए। न्यूएंस का मतलब जटिलता को समझना है, ऑब्सफिकेशन का मतलब नाम और जिम्मेदारी मिटा देना, और खासकर तब जब वह नाम अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक डोमेन की बहसों में मौजूद हो, तब नाम का गायब होना संतुलन नहीं, एक विकृति बन सकता है। और यही पूरी कहानी का निष्कर्ष है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नैरेटिव जीत दुनिया को यह समझाना नहीं थी कि वह निर्दोष है। उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसका नाम धीरे धीरे कहानी से हटा दिया गया, फिल्मों से, सेलिब्रिटी भाषा से और सांस्कृतिक वैधता से। यह वीडियो न सेंसरशिप मांगता है, न राष्ट्रवादी कला। यह सिर्फ एक साधारण सिद्धांत रखता है, जहां सवाल हो वहां नाम भी होने चाहिए, क्योंकि जब एक पक्ष पर हमेशा सवाल उठे और दूसरा हमेशा अमूर्त बना रहे तो उसे संतुलन नहीं कहते, उसे विकृति कहते हैं।